दोस्तों, अगर आपको कहानी सुनने का शौक है तो आप बिल्कुल सही चैनल पर आए हैं। ये कहानी है भूतों की बस्ती के बारे में। यहाँ से शुरू होती है हमारी कहानी। बरसात का महीना था। दिन सावन के बारे में कहा ही गया है कि यह सावन माह वर्षा की जवानी के दिन होता है। इस बार भी काफी वर्षा हो रही थी लगातार। नदी नाले खेत पोखर सभी पानी से लबालब भरे हुए थे। जीतू को अपनी शादीशुदा बहन के यहाँ सावन मास में मायके द्वारा भेजी जाने वाली उपहार सामग्री लेकर जाना था। उसकी बहन का जहाँ घर था वह बाढ़ प्रभावित था। लगातार हो रही वर्षा से उसका गांव चारों तरफ पानी से घिरा था। जीतू और उसकी मां इंतजार कर रहे थे वर्षा छूटने का। किसी तरह वर्षा छूट जाए और कुछ दिनों में पानी निकल जाए कि अलंग एक कच्ची टूटी फूटी पगडंडी, पर यह जरा ऊंची थी, उसके द्वारा भी गीता यानी जीतू की बहन के यहाँ जाया जा सके। हालांकि जल जमाव के दिनों में वहां पर नावें भी चलती थी, पर नाव से जीतू को काफी भय लगता था। उसे तैरना नहीं आता था और सोचता था खुदा नखास्ता नाव अगर उलट गई तो फिर पानी गहरा हो तब तो मैं नाव से नहीं जाऊंगा। लगभग आधा माह बीता होगा। लगातार हो रही बारिश कम हो गई। कभी कभी हल्की फुल्की बूंदाबांदी होती थी। उधर गीता के घर से भी संदेश मिला कि पानी बहुत कम हो गया है। आप चाहे तो दक्षिण वाली पगडंडी से आ सकते हैं। और चल पड़ा जीतू अपनी बहन की ससुराल सावन की सौगात लेकर। 2 गाड़ियां बदलकर जीतू तीसरी गाड़ी बदलने वाला था, पर अचानक जोरों की बारिश शुरू हो गई, खूब झमाझम। वह एक दुकान में छिपकर बारिश के छूटने का इंतजार कर रहा था, पर बारिश थी कि छूटने का नाम नहीं ले रही थी। उसे अब भय भी लगने लगा था। अगर थोड़ी देर और वर्षा नहीं छूटी तो फिर उसकी बहन की ससुराल तक जाना मुश्किल हो जाएगा। कब गाड़ी मिलेगी, कितनी देर बाद पहुंचाएगी। और फिर बाजार में ही शाम हो गई। बाजार से उतरकर करीब 5 किलोमीटर पैदल चलना होता है और अब घड़ी में शाम के 5:40 होने को थे, पर बारिश थी कि अपने रंग में थी, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब जीतू को कुछ दूसरा सोचना हो गया। अब कब पहुंचेगा वह? थोड़ी देर में तो अंधेरा हो जाएगा और उसमें बारिश भी नहीं छूट रही है। अब तो उसे यहीं पर कहीं इधर उधर रात गुजारनी होगी, पर बरसात के दिनों में बड़ी ही मुश्किल है। यह तो बस पड़ाव साधारण बड़ा है, पर इसका यात्री विश्रामालय तो इतना छोटा है कि अभी ही देखा जा रहा है कि कैसे यात्री बैठे हुए हैं। बढ़िया से बैठने भर की जगह नहीं है। यहाँ कोई होटल वोटल भी वैसा है या नहीं? फिर मैं रात कहाँ गुजारूंगा? जहाँ तहाँ अनजान जगह में तो और मुश्किल है। कहीं कोई कुछ छीन छान भी लेगा और न होगा तो मार ही देगा। फिर किसी तरह से दिल मजबूत किया और बोला, कुछ नहीं होगा, किसी तरह यहीं बैठकर रात गुजार लूंगा। अरे, मैं समझता हूँ कि कुछ यात्री रात को अवश्य ही ठहरते होंगे, और उसमें भी ऐसा मौसम है तो मुझ जैसे और भी कितने लोग होंगे। यह सब सोच ही रहा था कि जीतू ने यात्रियों में अचानक हलचल पाई। ध्यान दिया तो पाया कि वर्षा एकदम से छूट गई है और आश्चर्य की बात यह देखी कि शाम होने पर है और बादल छांटकर सूरज अपने अवसान की ओर पर दिख रहा है। इतने में उसने वागापुर चलिए बस वाले से यह कहते सुना। उसने यह सोचा न वह लपक कर गाड़ी में जा चढ़ा। गाड़ी भी जैसे उसका ही इंतजार कर रही थी। गड्ढा गुड्ढा में लड़खड़ाते पहुंच गई गाड़ी बागापुर। शाम तो पहले ही हो चुकी थी, अब रात भी काफी हो चुकी थी। बस से उतरा जीतू तो 4 लोग और उतरे।
बागापुर एक छोटा पड़ाव था। रात देखकर काफी डर गया जीतू। अरे बाप, मैं तो न घर का रहा न घाट का। इस अंधेरी और सुनसान रात में वे कैसे अपनी दीदी के घर जा पाएगा? डर के मारे तो मरकर रह जाएगा। पर अब यहाँ रहेगा भी कहाँ? 2-3 दुकानें तो इधर हैं, उन्हीं से बात करे। कहीं किसी ने रात बिताने के लिए थोड़ी जगह दे दी तो क्या कहना। मैं अपरिचित जरूर हूँ, पर जीजा को लोग जरूर जानते होंगे, जगह दे सकते हैं। सोच ही रहा था कि एक आदमी से, बस का ही एक उतरा हुआ आदमी, उसकी बातचीत होने लगी और उसने कहा कि वह भी उस गांव के पास वाले गांव तक चलेगा। ज्यादा होगा तो वह उसे उसके बहनोई के गांव तक पहुंचा भी देगा, और नहीं होगा तो वह इसी के गांव रात को ठहर जाए और सुबह होकर वहां से चला जाऊंगा। 15 मिनट का मुश्किल से रास्ता होगा। जीतू को अब इसके अतिरिक्त कोई चारा भी तो नहीं था, और वह उस आदमी के साथ उस घनी अंधेरी और सुनसान रात में चल पड़ा। पर बेचारे का भाग्य कहिए या कुछ और, उसके साथ चलने वाला आदमी उसे बीच में ही छोड़ गया। दरअसल बागापुर से थोड़ी ही दूरी पर एक गांव था जहां पर उस आदमी का एक संबंधी रहता था, और उसने उससे एक आवश्यक काम का हवाला देकर उसे रुकने पर मजबूर कर दिया। हालांकि उस आदमी ने जीतू से भी कहा था कि आप चाहे तो यहाँ ठहर जाएं, और नहीं हो तो जा भी सकते हैं, मर्द हैं, डरने जैसी क्या बात है। जीतू को बात कुछ दूसरी लग गई। उसे जैसे उसका मर्द ललकार उठा। साथ ही उसे यह भी लगा कि उस आदमी का भाव बहुत अच्छा नहीं है। यह अपने साथ ठहरने के नाम पर टालने जैसी बात बोल रहा है। पर यह भी बात हो सकती है कि पराये के पास किस बड़े अधिकार से उसे ठहरने के लिए कहे। उस आदमी के संबंधी ने इस बात पर जरा भी तो कुछ नहीं कहा, और उसने निश्चय किया कि नहीं, वह यहाँ नहीं ठहरेगा। जो भी हो वह अकेला ही अपने मकाम तक पहुँचेगा। और यह सोचकर जीतू चल पड़ा। उसका निश्चय अब उसे उतना नहीं डराता था, वह बढ़ता जा रहा था। अचानक उसने देखा कि कोई एक आदमी एक अलग कच्ची पगडंडी के किनारे शौच के लिए बैठा था। सर्वप्रथम डर तो जरूर समाया, पर उसे लगा कि यह तो कोई साधारण आदमी ही होगा जो शौच कर रहा है। वह उससे थोड़ा आगे निकल आया। फिर उसे पीछे से एक विचित्र रोशनी सी आई महसूस हुई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि वह आदमी अपने हाथ में एक बड़ी टार्च लिए इधर ही आ रहा था। जीतू को अब भय की जगह एक बल सा मिला। उसने सोचा यह आदमी बगल के किसी गांव का होगा जो कुछ देर तक उसके साथ चलेगा। वह रुक गया। आदमी उसके नजदीक आ गया। वह पहले कुछ बोले, वह आदमी सोच ही रहा था और इंतजार कर रहा था। अंत में जीतू ही बोला, आप कहाँ के हैं? जीतू कहने लगा, मैं सावनपुर अपनी बहन के यहाँ जा रहा हूँ। उत्तर में वह आदमी कुछ नहीं बोला। जीतू थोड़ा भयभीत हुआ। अरे यह कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? अरे जीतू की आंखें फटकर रह गई। वह आदमी वहां से लापता हो गया। कोई गांव इधर कहाँ है? मैं पहली बार थोड़े जा रहा हूँ। उस गांव के बाद तो कोई गांव ही नहीं है। अब जीतू के डर का क्या कहना, वो बहुत ही डर गया। वह बैग कंधे में दबाए हुए भाग पड़ा। भागने के कारण कई बार कच्ची पगडंडियां जो फिसलनयुक्त थी, कभी नीचे खेतों में तो कभी ऊपर पगडंडियों पर ही गिर पड़ता। सारा कपड़ा उसका कीचड़ से सन गया। वह हांफता जा रहा था पर भागना नहीं छोड़ रहा था। एक आदमी उसके आगे गिरा पड़ा। उसके मुंह से अचानक ही यह शब्द निकल पड़ा। गिरे हुए आदमी से दर्द का शब्द सुना जीतू ने। अब तो उसके पैर जैसे जम से गए थे। बाबू तुम कौन हो? मुझे उठाओ, मैं बूढ़ा हूँ,
गिर गया हूँ। आप कौन है? जीतू ने पूछा। मैं इसी गांव का हूँ। शौच के लिए आया था। रास्ते पर फिसल गया हूँ। कमर में चोट लगी है। जीतू उसे उठाना चाहता था, पर भय के मारे वैसा करने से पहले उसका शरीर कांप उठा था। उठाओ बाबू, मुझे उठाओ। कैसे आदमी हो जो एक बूढ़े की मदद नहीं कर सकते? जीतू को उसकी मदद करने की भावना जग पड़ी। वह परिणाम जो भी हो इसकी परवाह न करके उसे उठाने को बढ़ा, पर उस बूढ़े को छूते ही उसका स्पर्श बड़ा गजब हो गया। उसने पूरे जोश से उठाया पर बूढ़ा टस्सेमस न हुआ। पर इस बार उसके हल्के सहारे से ही वह बूढ़ा उठ खड़ा हुआ और उसके सामने तनकर खड़ा था। जीतू ने उसे देखा तो पाया कि वह आदमी कुछ विचित्र सा है, बड़ी बड़ी आंखें, लाल अंगारों जैसी। उस बूढ़े आदमी का वजन आम आदमी से दुगुना बड़ा था। छाती पतली और कमर बहुत मोटी। बिजली चमकी तो उसने उसके पैरों को देखा तो पैर उल्टे पाया। अब उसने कहा, बाप रे, यह तो लगता है भूत है। भूत के ही पैर उल्टे होते हैं। कोई ऐसा आदमी थोड़े होता है जिसका इतना बड़ा सिर, इतनी मोटी कमर और इतनी पतली छाती होती है। कहाँ जाओगे बाबू, और इस समय क्यों आए हो? बदले में कोई आवाज न निकल पा रही थी जीतू की। बूढ़े ने कहा, बोलते क्यों नहीं? मैं पूछता हूँ कहाँ जाना है? किसी तरह गिलफिलाकर आवाज बाहर निकाली जीतू ने। उसने कहा, सावनपुर बाबा, देवधर जी के यहाँ। अच्छा, देवधर जी के यहाँ? खूब जानता हूँ उस पंडित जी को। मेरे यहाँ यजमानी करने आते हैं। बड़े भले आदमी हैं। उसे लगा उसने व्यर्थ ही अपने मन में भय पाल लिया है। किसी किसी की बनावट क्या आम आदमियों से भिन्न नहीं होती। इसका आकार प्रकार ही अलग है, ऐसे ही पैदा हुआ होगा। बूढ़े ने कहा, चलिए मैं आपको देवधर जी के यहाँ पहुँचा देता हूँ। जीतू और वह आदमी आगे की ओर बढ़ चले। अब फिर रुकी हुई बारिश शुरू हो गई। पर आश्चर्य की बात यह है कि जीतू को तो यह महसूस ही नहीं हो रहा है कि वह पानी में भीग रहा है।